हेलो एवरीवन। मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस के द्रव में विलेयता और हेनरी के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अभी तक हमारा टोटल 9 या 10 लेक्चर हो चुका है। तो इतने लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, जितने भी हमने क्लासेस की है, आपने भी किया होगा, तो उसी क्लास के बेसिस पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने ठीक से पढ़ा है, अगर आपने वाकई कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस वीडियो को आपने कैसे देखा है, इसी पे निर्भर करता है ये सारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्लास से। पहला क्लास आप ध्यान से समझेंगे। पहला क्लास क्या कर रहा है, कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। मैं आपको वीडियो को मैं आपको टाइम दे सकता था, बट आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है और अपने ऑप्शन को चुन लेना है। अगर आपका ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, उसके बाद मेरे ऑप्शन का आपको इंतजार करना है, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पे तो मैं देखिए, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तापमान, तो मैंने आपको बताया था ताप अगर बढ़ाएंगे तो KH का मान क्या होता था, बढ़ता था। और जिसमें KH का मान बढ़ता था, उसमें गैस की विलेयता यानी एक्स गैस की विलेयता क्या होती थी, कम होती थी। यानी ताप अगर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ेगा तो KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो उसकी विलेयता कम होगी, ठीक है ना। अगर ताप को घटाएंगे तो KH का मान क्या होगा, घटेगा, और हेनरी जो एक्स मोल प्रभाज एक्स है, एक्स का मोल अंश क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं कि तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर सीधे से हो जाएगा कि तापमान अगर बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटती है, क्या हो जाती है, घटती है। इस तरह यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपने उस पिछले सभी लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को देखिए, ताकि आपको इस ऑब्जेक्टिव को बनाने में कोई समस्या ना हो। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि हेनरी का नियम के बीच संबंध स्थापित है। ऑप्शन है विलेयता और दाब के बीच, मोलरता और आयतन के बीच, तापमान और दाब के बीच, घनत्व और दाब के बीच, ठीक है ना। तो कह रहे हैं हेनरी का नियम किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए मेरी बातों को। आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो हेनरी का नियम क्या होता था कि जो हेनरी का नियम कहता है हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर जो गैस का आंशिक दाब होता है वो सीधा समानुपाती होता है विलेयता के। किसके समानुपाती होता है, विलेयता के। एक समीकरण ये बना था। फिर हमने पढ़ा था कि जो दाब होता है वो सीधा समानुपाती होता है एक्स यानी गैस के मोल प्रभाज के। फिर इसको हमने आगे जब सॉल्व किया था तो हमने बताया था आपको कि P जो होगा, अगर इसको हटाते हैं तो क्या आता है, एक KH इंटू एक्स गैस। तो ये किस किस के संबंध को बता रहा है, एक तो बता रहा है दाब, एक क्या बता रहा है, दाब के बीच, और एक बता रहा है विलेयता के बीच, यानी मोल प्रभाज या विलेयता के बीच। तो आइए देख लेते हैं अपना ऑप्शन क्या होगा। अब ध्यान से अगर ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, अगर ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से ऑप्शन को, है ना, कि हेनरी का नियम के बीच किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो विलेयता और दाब। पहले ऑप्शन में ही विलेयता और दाब, क्योंकि P बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स गैस। तो ये विलेयता है और ये क्या है, दाब है, तो इसी के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि समान दाब पर यदि किसी
यदि किसी गैस के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान सर्वाधिक होगा तो विलेयता क्या होगी। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर दाब समान है, देखिएगा उस स्टेटमेंट को याद कीजिएगा जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर P बराबर KH इंटू एक्स गैस यही होता था, तो हमने कहा था कि ये अगर समान हो जाए, मतलब ये फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, तो क्या होता था, जो KH होता था यानी हेनरी स्थिरांक होता था, वो व्युत्क्रमानुपाती होता था मोल प्रभाज एक्स गैस के मोल प्रभाज के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने K का मान बढ़ाया, K का मान ज्यादा होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, उल्टा होगा ना। अगर ये बढ़ेगा तो एक्स गैस क्या हो जाएगा, ये वाला कम होगा, तो ये कम हो जाएगी। अगर KH का मान बढ़ गया तो एक्स गैस का मान क्या हो जाएगा, एक्स गैस का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये सीधी बात ये हुआ कि अगर आप हेनरी स्थिरांक के मान को बढ़ाते हैं तो हेनरी स्थिरांक के मान अगर बढ़ जाएगा तो उस केस में विलेयता जो होगी क्या होगी, कम होगी। विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसने यही तो पूछा है कि विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विलेयता जो होगा वो कम होगा, है ना। देखिए हेनरी स्थिरांक यानी KH ज्यादा है, अब KH ज्यादा है तो एस क्या हो जाएगा, कम। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि समान दाब पर किसी गैस की तीसरा क्वेश्चन का तो यही हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर बुलबुले निकलने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है दाब में अचानक की कमी, हवा का प्रवेश, बोतल का हिलना या तापमान में वृद्धि। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सोडा वाटर याद आ रहा है आपको, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में हम CO2 गैस को मिलाते हैं। और CO2 गैस को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हम लोग CO2 गैस को की विलेयता को मिलाने के लिए हम हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, P जो होता है वो KH इंटू एक्स गैस, और हम दाब को बढ़ा देते हैं। दाब अगर बढ़ेगा तो उसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अत्यधिक दाब पे हम CO2 को उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं। लेकिन जैसे ही बोतल को आप खोलेंगे तो ये दाब का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम। दाब अगर कम होगा तो उसके बाद उसकी जो विलेयता हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए CO2 बोतल से बाहर निकल कर बुलबुले के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका मतलब दाब में क्या हो गया, अचानक कमी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज क्यों होते हैं। तो ऑप्शन है ठंडे जल में दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी गर्म जल जहरीला होता है। ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है। ठंडे जल में भोजन अधिक होता है। तो देखिए भाई, हमने आपको बताया था, याद कीजिएगा, गैसों की द्रव में विलेयता, जरा इसको हम यहाँ लिखते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले बताया था, आप उस वाले पॉइंट को याद कीजिए ना, क्या क्या हमने बताया था आपको। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, याद कीजिए, कि इसमें हमने कुछ कारकों के नाम आपको लिखवाए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि गैसों की प्रकृति है ना, याद आ रहा है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। दूसरा विलायक की प्रकृति, वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, विलायक की प्रकृति, है ना। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस विलय होता है, और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलनशील होता है, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया था तीसरा हमने बताया था ताप का प्रभाव, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था दाब का प्रभाव। फिर हमने आपको बताया था अन्य पदार्थों की उपस्थिति। ये 5 पॉइंट हमने आपको समझाया था, ठीक है ना। अब देखिए हम जरा देखते हैं क्या पूछा इसने, कि हाँ चलिए जलीय ठंडे जीव जल में, तो ठंडे जल की अगर हम बात करें, ठंडे जल की, तो ये किस पे चला जाएगा, ताप के प्रभाव पर, यानी ताप के प्रभाव पे चला जाएगा। किसके पर चला जाएगा, ताप के प्रभाव पर। तो ताप का प्रभाव आपको ध्यान देना है, ठीक है ना।
अगर आप ताप का प्रभाव पे ध्यान दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ताप के प्रभाव पे ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं। तो ताप का प्रभाव देखते हैं। अब ताप का प्रभाव आप याद कीजिएगा, इस पांचों पॉइंट में हम लोग किस पे ध्यान रखना है? ताप के प्रभाव पर। ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव हमने बताया था कि अगर किसी भी गैस को अगर आप जल में मतलब कि द्रव में मिलाते हैं तो ताप बढ़ाने पे गैस की विलेयता कम होती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पे गैस की विलेयता क्या होती है? कम होती है। लेकिन एक गैस था आपको जिसका आपका नाम था हीलियम और H2, हीलियम और H2, उसमें क्या होता था कि ताप बढ़ाने पे गैस की विलेयता बढ़ती थी, याद है आपको ना? तो उसी चीज को आपको ध्यान देना है। तो जनरली होता क्या है कि ताप बढ़ाने पे, ताप अगर बढ़ेगा तो विलेयता घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। तब एक ध्यान से समझिएगा, ठंडे जल की तापमान क्या है? कम है। अगर तापमान कम होगा तो विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी ना। तो तापमान कम होगा तो विलेयता ज्यादा होगी। इसीलिए जलीय जीव जो होते हैं वो ठंडे जलों में उनकी ऑक्सीजन की, किसको हमको घुलना है? क्योंकि किसी भी जीव को जीने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन ज्यादा कब घुलेगा? जब तापमान क्या रहेगा? कम। क्योंकि तापमान कम होता है तो विलेयता ज्यादा होती है। तो ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता क्या होती है? ज्यादा, है ना। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, लेकिन ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोताखोर सिलेंडर में नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव बेंड को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? आर्गन मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं या हाइड्रोजन मिलाते हैं? तो बहुत ही सिंपल जवाब है ये, बहुत ही सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको जानते भी होंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या मिलाते हैं? हीलियम। बेंड के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम किस गैस को मिलाते हैं? हीलियम को। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में एनोक्सिया का कारण क्या है? तो ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में एनोक्सिया का कारण क्या है? अत्यधिक ठंड। क्या अत्यधिक ठंड है? ऑक्सीजन की अधिकता है? उच्च वायुमंडलीय दाब है या कम वायुमंडलीय दाब है? ठीक है, तो देखिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने बताया था आपको, जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ों पे जाता है तो वहां पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होती है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए उनमें क्या समस्या आ जाती है? एनोक्सिया की। एनोक्सिया में क्या होता है? चक्कर आएगा, बेहोशी आएगा, और ज्यादा हो गया तो मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन, हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो हमने आपको बताया था P बराबर क्या होता था? KH इंटू एक्स गैस। अब देखिए किसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो KH का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। अगर ताप घटेगा, ताप को घटा देंगे तो KH का मान भी घट जाएगा, है ना। और KH का मान बढ़ा तो जो S होगा यानी विलेयता कम होगा। यहाँ KH का मान कम है तो विलेयता ज्यादा होगा। अगला सवाल पे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस पानी में हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए कारण अत्यधिक विलय है? तो आपको देखिए N2 को आप ध्यान से देखेंगे तो NN, इसमें कोई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या है? विद्युत ऋणात्मकता दोनों का बराबर है। तो ये तो कभी भी ना इसमें डेल पॉजिटिव आएगा ना इसमें डेल नेगेटिव, इस तरह का स्ट्रक्चर तो होगा नहीं इसमें। हीलियम ये कम घुलता है, हमने आपको बता दिया है। ऑक्सीजन ये भी देखिए, इसमें भी प्लस माइनस नहीं आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा बच गया NH3। तो NH3 को जरा हम देख लेते हैं, NH3 का क्या कहानी है, ध्यान से समझेंगे। NH3 का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, N, उसके बाद H और H। यहाँ पे होगा डेल पॉजिटिव क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी ज़्यादा है। यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, आंशिक धनात्मक, आंशिक धनात्मक। तो अब तीनों के बदले इस पर क्या आ जाएगा? 3 धनात्मक, है ना। कितने धनात्मक आ जाएंगे? 3 धनात्मक। और इसके इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह होगा तो इसके कारण ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। मतलब ये अत्यधिक घुलनशील होगा क्योंकि इसमें देखिए विद्युत ऋणात्मकता भी आ गई, और उसके बाद से ये वाला जो है ये कैसा विलायक है, अगर कैसा विलय है,
ये आपका ध्रुवीय विलय है। कैसा विलय है? और ध्रुवीय विलय आराम से, पानी की बात करेंगे तो पानी कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलय आपस में आसानी से क्या हो जाते हैं? घुलनशील होते हैं, बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय में, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं। तो NH3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर डी सही है, NH3। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल जो आप देखिएगा, हेनरी के नियम की एक सीमा क्या है? तो कह रहा है कि हेनरी के नियम की सीमा याद कीजिए। सबसे पहले सीमा क्या थी? पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। गैस का रंगीन होना, गैस का दाब बहुत कम होना चाहिए, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, और ताप बहुत उच्च होना चाहिए। तो हेनरी के नियम की सीमा की अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने आपको बताया था कि हेनरी के नियम की कुछ ना कुछ सीमाएं थी। सबसे पहले सीमा था कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था? विलायक जो होगा उसकी, विलायक की विलेयता, विलायक जो क्रिया नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विलायक क्रिया नहीं करना चाहिए। ये तीसरा था। चौथा क्या था? विलायक क्रिया ना करे, मतलब क्रिया ना करे मतलब प्लस माइनस में ना टूटे, उसका आणविक अवस्था में बदलाव ना हो, आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। और पांचवा जो था आपका, उसका क्या नाम था? विलेयता कम हो। विलेयता क्या हो? कम हो। विलेयता कम होना चाहिए। विलेयता क्या होना चाहिए? कम। तो अब देख लीजिए क्या ऑप्शन है। गैस का रंगीन होना, नहीं, गैस का रंगीन से कोई मतलब नहीं है। गैस का दाब बहुत कम होना चाहिए, नहीं, गैस का दाब बहुत कम होना चाहिए, है ना। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं चाहिए हमको, कम तो हो सकता है। ऑप्शन 20 सही लग रहा है। गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, तो ये भी तो ठीक लग रहा है ना। गैस विलायक के साथ क्रिया न करे। ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये तो ठीक है। ताप बहुत कम होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। हेनरी के नियम की एक सीमा क्या है? हेनरी के नियम की एक सीमा क्या है? तो गैस का दाब बहुत कम होना चाहिए, हाँ। दाब बहुत कम होना चाहिए, नहीं। दाब बहुत कम होना चाहिए, नहीं भाई। दाब बहुत अधिक ना हो, बहुत अधिक ना हो, लेकिन कम तो चलेगा, चलेगा ये। गैस विलायक साथ क्रिया ना करे, ये भी चलेगा। ताप बहुत कम, बहुत ऊंच होना चाहिए, तो ताप कम ना होना चाहिए, ऊंच तो चलेगा, है ना। ऊंच क्या हो जाएगा? चलेगा। इसका मतलब इसमें ये पूछा कौन नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है? कौन नहीं है। तब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गैस का रंगीन होना। गैस का रंगीन होना, क्योंकि ये वाला सीमा नहीं है। इस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। खैर, इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पूछता है तो गैस का रंगीन होना सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है गैसों का द्रव में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद कीजिए, गैसों का द्रव में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया थी? गैसों का द्रव में घुलना, उदासीनीकरण, ऊष्माक्षेपी, कोई ऊर्जा परिवर्तित नहीं, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जरा देख लेते हैं। आपको याद होगा, हमने बताया था आपको कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती थी? विलेयता कम हो जाती थी। क्यों विलेयता कम होती थी? क्योंकि अक्सर ताप बढ़ाएंगे अब तो विलेयता कम होती थी। इसका मतलब था कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें यहाँ से ऊष्मा निकल रही है, और जब जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, अगर उसमें आप ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ना। इसका मतलब ताप अगर बढ़ेगा तो वो घुलेगा, कम घुलना शुरू हो जाएगा। ताप को कम कीजिएगा तो घुलना एकदम घुलनशील ज्यादा होगा। तो ताप बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है? कम होती है। तो कैसी अभिक्रिया हो जाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने अगर पढ़ा होगा इसको तो बढ़िया से आपको याद आ रहा होगा। तो आपने पढ़ा ही है, हमने आपको पूरा पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनरी स्थिरांक की इकाई क्या हो सकती है? मोल पर लीटर नहीं, केल्विन नहीं, नो यूनिट ना, वो यूनिट तो होता है, हाँ। दाब के बराबर, क्या होता था? दाब के बराबर। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि हेनरी स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो दाब के मात्रक के बराबर होता है। तो या तो एटीएम हो, नहीं तो बार हो, यही होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि गैस का आंशिक दाब आधा कर दिया जाए तो उसकी विलेयता क्या होगी? गैस का आंशिक दाब, देखिए P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विलेयता के। अगर इसको आप आधा करेंगे, ये अगर आधा होगा, ये क्या होगा? आधा होगा, तो ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको घटाएंगे तो ये भी क्या होगा? घटेगा, समानुपाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करे? पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है?
पर्वत रही क्योंकि ताप बहुत कम होता है। देख लेते हैं। ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत अधिक होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम होता है, या नाइट्रोजन की अधिकता होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की अधिकता। देखिए, समझते हैं इस चीज को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पर्वतराही यानी जो पहाड़ों पे चलते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, कौन जाते हैं? पहाड़ों पे जाते हैं। तो पहाड़ों पे जब जाएंगे तो वहां पे जो दाब होगा वो कम हो जाता है। वो दाब क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए, तापमान नहीं, दाब कम, अधिक नहीं होता है, कम होता है। कम वाला देख लेंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बेंड्स की बीमारी मुख्य कारण रक्त में किस गैस के बुलबुले हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो देखिए, हमारे रक्त में बात करें हम, तो रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? केवल ये हमें ऊर्जा निर्माण में काम करता है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, वो ऊर्जा बनाने का काम कर देता है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है ये घुलनशील होता है। जब जब होता क्या है कि जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाएगा तो ऑक्सीजन भी घुलेगा और नाइट्रोजन भी घुलेगा, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी घटेगी और नाइट्रोजन की भी घटेगी। लेकिन नाइट्रोजन जो है ज़्यादा मात्रा में, तो बुलबुले बनाने का काम नाइट्रोजन ही करने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। तो किस गैस के कारण बुलबुले बनते हैं? तो नाइट्रोजन के कारण, है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है, देखिएगा, समान तापमान पर किस गैस की विलेयता सबसे कम होगी? समान तापमान पर, तो देखिए, समान तापमान पर किस गैस की विलेयता सबसे कम होगी? कम विलेयता कम होगी। तो देखिए, HCl की अगर हम बात करें, HCl, तो H और Cl है ना, यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल नेगेटिव, तो ये तो इसकी विलेयता तो ज़्यादा होती है, हमको कम चाहिए, तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है क्योंकि ये टूट गया। CO2 की अगर हम बात करें, CO2 और ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन की विलेयता अगर ठीक ठाक होती, कम होती, तो हमको हीलियम नहीं मिलाना पड़ता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जब हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो O2 के अलावा हीलियम मिलाते हैं, तो O2 की अगर विलेयता कम होती तो ये नहीं काम करता। CO2 की अगर बात करें तो CO2 तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि CO2 जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है ना। जैसे H2O और प्लस CO2 को आप मिलाएंगे तो ये क्या क्या बन जाता था? याद कीजिए, ये बन जाता था क्या? H2CO3। क्या बन जाता था? H2CO3। तो ये तो क्रिया कर लिया, जो क्रिया कर लेता है उसकी विलेयता ज़्यादा होती है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हीलियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? हीलियम। मैंने आपको जैसे समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लॉजिकली सोचिएगा तो आप बना सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है क्योंकि स्वाद कड़वा हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, बोतल टूटे नहीं, या CO2 की विलेयता बढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर डी, CO2 की विलेयता बढ़ सके, क्योंकि हाई प्रेशर पे हम किसको घोलना चाह रहे हैं? CO2 को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़े इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव मुख्य रूप से किस अवस्था में देखा जाता है? गैस की विलेयता का दाब का प्रभाव, तो गैस की विलेयता देखते हैं किस में? गैस की विलेयता देखते हैं द्रव में। किस में देखते हैं? द्रव में। द्रव में गैस की विलेयता, यही ना होता है। तो द्रव में गैस, ऑप्शन नंबर डी। द्रव में गैस किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। और इस सेशन का आज का आखिरी सवाल जो कह रहा है, हेनरी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति और तापमान पर। बर्तन के आकार पर, तो इसी काट देंगे। गैस की प्रकृति, देखिए जो हेनरी स्थिरांक होता है वो गैस की प्रकृति और तापमान दोनों पे निर्भर करता है ना। गैस की प्रकृति और तापमान दोनों पे निर्भर करता है, किस तरह का गैस है और उसका तापमान क्या है। तो ये टोटल हमने आज आपको डिस्कस किया है 20 सवाल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और इस सवालों को आपने जो हमने पिछले वाले क्लास कराए थे उस क्लास के आधार पे ही ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है कि आपने 20 में से कितने सवालों को सही किया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।